एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ एक और है वो ये पॉसिबल कॉजेज़ है। एग्ज़ाम में हमें वेरिएंसेस आप कहो 90 या 90% या 90% से ऊपर ही कर लो, हमें वेरिएंस कैलकुलेशन ही आती है। लेकिन कभी ना कभी हमें वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज़ भी लिखने को कहा जा सकता है। जैसे अभी कोई 1-1.5 साल पहले लिखने को कहा एग्जामिनर ने, बल्कि उसने सिर्फ उसने सवाल ही कॉजेज पे दिया, और रिजल्ट उसका जब हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, पास परसेंटेज देखते हैं, तो ऑन एवरेज वेरियंस क्वेश्चन में परफॉर्मेंस आ रही होती है 40%, 50% बच्चों ने पास किया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है 40%, 50%, 52% बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन जब एक सवाल आया जिसमें वी वर रिक्वायर्ड टू राइट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द वेरिएंसेस, तो रिजल्ट आया 1%। ये आप लोगों की जनरली स्टूडेंट्स की हमारी तैयारी का आलम होता है, पढ़ाई का आलम होता है कि हम न्यूमेरिकल इस पेपर को समझ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के बैकग्राउंड में कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरीज हैं जिनको अगर हमने ना पढ़ा तो हम किसी भी पेपर में बुरी तरह फंस जाएंगे। ठीक है, तो काइंडली वॉक, इनको हमने अगेन बेटा रटना नहीं होता, इनको सिर्फ समझना है, हमने समझना है और बार बार हम पढ़ते रहेंगे। कल को हमें कोई सवाल आए तो हम उसको अपने अल्फाज में लिखने के काबिल हों। रटना हमने कुछ नहीं है इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर हमने मेमोराइज करने हैं तो हमने फार्मूला याद करने हैं, और फार्मूला में मैंने आसानी कर दिया आपको एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड नहीं याद करना, क्योंकि आप ये एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करो, दोनों तरह से काम करता है। आपको सिर्फ याद रखना भी डिफरेंस ऑफ द प्राइसेस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी? यूज का रूल, परचेज का रूल, ये आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं इससे पहले पढ़ने से पहले, वेरिएंसेस को सवाल को करने के बेटा कई तरीके हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के कई तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपके सामने ये फार्मूलाज मेंशन किए हैं, मैं इस तरह बता रहा हूं। इसको टेबुलर शेप में भी कुछ किताबों में नजर आता है, कुछ किताबों में फार्मूला डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट भी किया जाता है। इसी तरह टीचर्स के पढ़ाने के अंदाज भी फर्क हो सकते हैं। कोई मेथड फार्मूला ए से पढ़ाएगा, कोई बी से पढ़ाएगा, कोई सी से पढ़ाएगा, इट डज नॉट मैटर। सारे फार्मूलाज एक ही आंसर में दे रहे हैं। एक एक्सेप्शन है, जब आएगी मैं बता दूंगा आपको। तो लेकिन फिलहाल आपके लिए सारे फार्मूलाज एक ही जवाब देते हैं। प्रेजेंटेशन मैटर हमारी वैसे नहीं करती, तो हमने अपनी सहूलत के लिए एक सेट ऑफ फार्मूलाज को, एक तरीके को फॉलो कर लेना है, सीखना है, और उसी को हम लेके चलते रहेंगे। इसमें चैलेंज, जो पहला चैलेंज आपके सामने रहता है फार्मूलाज को याद करना। जैसे अभी हमने मटेरियल के 3 फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, एक टोटल कॉस्ट वेरिएंस, एक प्राइस वेरिएंस, एक यूजेज वेरिएंस, और प्राइस वेरिएंस में एक एक्सेप्शन भी डाल दी हमने। ठीक है, इसमें हमें मेमोराइज करने की दिक्कत होगी। आगे लेबर के वेरिएंसेस पढ़ेंगे। लेबर के 3 सेट्स ऑफ फार्मूलाज हैं, 3 वेरिएंसेस, या बल्कि 3-4 टोटल आप कह लो कि 11 वेरिएंसेस हमने मटेरियल के कैलकुलेट, लेबर के कैलकुलेट करने सीखने हैं। दिक्कत होनी शुरू हो जाती है थोड़ा आगे चल के बच्चों को जल्दी। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि आप फार्मूलाज को एक पेज पे अपने सामने लिखो, इकट्ठे समराइज कर लेना किताब से देख के, और फिर अपने पास टेबल पे कहीं जहां पढ़ के बैठते हो, पढ़ के एक पेज में या किताब में रख लो, या कहीं दीवार पे पेश करना कर लो, ताकि आते जाते नजर डालते रहो और वो आपकी पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फार्मूला को देख के, लिख के, फिर करो सवाल को हल, जब तक याद नहीं हो जाते। तो फिलहाल रीड थ्रू रीजन, ये पॉसिबल कॉजेज हैं कि मटेरियल फेवरेबल वेरिएंस क्यों क्यों हो सकता है, एडवर्स वेरिएंस क्यों क्यों हो सकता है प्राइस का, यूजेज वेरिएंस फेवरेबल क्यों क्यों हो सकता है, यूजेज वेरिएंस एडवर्स क्यों क्यों हो सकता है। जस्ट रीड थ्रू दीज, हमें इन पे लिखने को कहा जा सकता है कि वेरिएंस कैलकुलेट करो और उनकी पॉसिबल कॉजेज भी बताओ। कोई पॉइंट समझ नहीं आता कि ये रीजन क्यों है, तो पूछिए मुझसे।
जी बेटा, कोई बात समझ नहीं आती कि भाई ये फैक्टर किस तरह फेवरेबल वेरिएंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है या किस तरह ये एडवर्स वेरिएंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो पूछिए। अच्छा जी, हमारे सिलेबस में पहले तो सिर्फ वेरिएंस कंप्यूटेशन और कॉजेज ही हुआ करती थी, लेकिन ये जो नई स्कीम हमारे पास जब आई 21 में, तो उसमें रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ऑफ वेरिएंसेस भी आई कि जो वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है कॉस्ट बुक्स में, किताबों में एंट्री के तौर पे। क्योंकि हमने जो सीखा था कि वेरिएंसेस हम एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेकर चलते हैं और वेरिएंसेस को हमें रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के लिए उसको आपको अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए हमें एक रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में 2021 में ऐड किया गया। मैं यहाँ पे फिर तवज्जो दिला दूँ आपको कि अगर आप पास पेपर से रिवीजन करोगे तो आपको पास पेपर में अकाउंटिंग एंट्री पे कोई सवाल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट टू माई मेमोरी वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग अभी तक 2021 से 24 तक अभी तक टेस्ट नहीं हुई। तो अगर आप सिर्फ पास पेपर ही देखते रह गए तो ये एंट्रीज आपके दिमाग से निकल जाएंगी, आपके जहन में नहीं रहेंगी। तो किताब से सिलेबस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा अहम होता है। ओनली रिवीजन फ्रॉम द बुक या नोट्स वही इंश्योर करती है कि आपका सिलेबस कंप्लीटली आपकी ग्रिप में है। अगर पास्ट पेपर बेस चलते हो तो सिर्फ उतना नॉलेज आपकी ग्रिप में रहता है जो पास्ट में एग्जामिन हो चुका है। जो एग्जामिन नहीं हुआ वो रिवीजन के आपके स्कोप से निकल जाता है और अल्टीमेटली आपके दिमाग से भी निकल जाता है। अच्छा जी, हम अब वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग पे बात करते हैं। और रिकॉर्डिंग कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बदलेगा। जैसे हमने प्राइस वेरिएंस के ऊपर कंपनी पॉलिसी डिफाइन की थी। हमने कहा था प्राइस वेरिएंस कंपनी क्वांटिटी परचेज पे भी मेजर कर सकती है, प्राइस वेरिएंस कंपनी क्वांटिटी यूज पे भी मेजर कर सकती है। ठीक है जी। तो अब हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी की रिकॉर्डिंग जो कंपनी प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे मेजर करती है। ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी को कि ऐसी कंपनी जो प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे मेजर कर रही है। ये कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी क्या होगी भला? स्टैंडर्ड कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो आप इसकी हेडिंग अगर देखना चाहें दूसरे अंदाज से भी देख सकते हो। हम पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस ए, वेयर कंपनी वैल्यूएशन पॉलिसी जो है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे है। जिस कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे है वो प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड करती है। अच्छा, जो क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड होने हैं वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही रिकॉर्ड हो जाता है। नॉर्मल परचेज की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल, भूल जाओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डेबिट रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री में अगर हम देखें, हमने जो कॉस्टिंग सीखी है, डेबिट रॉ मटेरियल, क्रेडिट पेएबल, ये एक स्टैंडर्ड हमारी बेसिक एंट्री होती है। लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इन्वेंट्री ने जब डेबिट होना है तो उसने फिर एक्चुअल कॉस्ट पे डेबिट नहीं होना, उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट पे डेबिट होना है। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी इन्वेंट्री हमारे अकाउंट्स में स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो इन्वेंट्री अकाउंट ने डेबिट होना है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से। इन्वेंट्री ने डेबिट होना है, लेकिन सप्लायर को हमने पे करना है। क्या स्टैंडर्ड प्राइस पे पे करना है या एक्चुअल प्राइस पे पे करना है? एक्चुअल प्राइस पे। तो देख लो भाई, आपने सप्लायर को क्रेडिट देना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है इन्वेंट्री ने स्टैंडर्ड प्राइस पे रिकॉर्ड होना है। तो इन्वेंट्री डेबिट होगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर हो गया बात? अब इसका और इसका डिफरेंस क्या है भाई? क्वांटिटी सेम है, प्राइस फर्क है, तो ये प्राइस वेरिएंस ही हो गया ना। इन दोनों का डिफरेंस प्राइस वेरिएंस, इस वैल्यू का इस वैल्यू का फर्क प्राइस वेरिएंस होता है। अगर आप प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला खोल लो
तो भाई ये जो चीजें बनती है ना, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था आपका, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इस केस में अब हम परचेज डाल देते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। इस प्राइस, इसको ओपन करो, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ये देख लो भाई, ये वैल्यू ये जो है ये आपकी कहाँ जा रही है, ये जा रही है, और ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये जा रही है। तो इन दो, इस इक्वेशन को ओपन अप करो तो यही सिचुएशन बनती है ना, दो वैल्यूज बन की, और इनका रेफरेंस लो तो प्राइस वेरिएंस है। आप प्राइस वेरिएंस ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये ओपन अप करके एक ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इनका डिफरेंस ले लो, तो प्राइस वेरिएंस ऐसे भी निकल सकता है, प्राइस वेरिएंस ऐसे भी निकल सकता है। तो भाई मैं जो आपको समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यू हमने यहां डेबिट की है वो ये है, और जो वैल्यू यहां क्रेडिट हो रही है वो ये है, और इन दो का डिफरेंस कहलाता है प्राइस वेरिएंस। तो भाई प्राइस वेरिएंस अगर तो एडवर्स है तो डेबिट रिकॉर्ड कर लेना, अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि एडवर्स वेरिएंस इज कॉस्ट, फेवरेबल वेरिएंस इज इनकम। कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड इनकम इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो हमने ये और है, या हम लिखेंगे इफ एडवर्स प्राइस वेरिएंस डेबिट होगा, इफ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस क्रेडिट होगा। इन दोनों में से कोई एक एंट्री आएगी, ये डेबिट भी ओके है, ये क्रेडिट भी ओके है, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन, कोई एक वेरिएंस जो भी फेवरेबल एडवर्स है रिकॉर्ड होगा। सो अगर कंपनी की पॉलिसी है तो यहां पे आपने प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड किया, और फिर जब मटेरियल इशू करेंगे, नॉर्मल इशू पे एंट्री क्या होती है, मटेरियल इशू करने पे नॉर्मल मटेरियल इशू पे एंट्री होती है, रॉ मटेरियल की कहानी है भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, रॉ मटेरियल के प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है, फिनिश गुड के वेरिएंस नहीं है, ये रॉ मटेरियल के वेरिएंस है। रॉ मटेरियल इशू होता है कहां जाता है, वर्क इन प्रोसेस में। नॉर्मल एंट्री है डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब यहां पे तो जो कीजिएगा, हम चूंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो वर्क इन प्रोसेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ने डेबिट होना है, वर्क इन प्रोसेस पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ने डेबिट होना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। और मटेरियल से जो इशू होनी है वो तो एक्चुअल क्वांटिटी इशू होनी है, एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। और यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस क्यों है, क्योंकि हम इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए मैंने इन्वेंट्री को डेबिट या स्टैंडर्ड प्राइस से किया है तो क्रेडिट भी स्टैंडर्ड प्राइस से निकलेगा ना, जो मैंने इन्वेंट्री के अंदर जिस रेट पे वैल्यू डाली है उसी रेट पे निकालूंगा। मैंने जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्टैंडर्ड प्राइस पे की है तो इशू भी स्टैंडर्ड प्राइस पे करनी है। अब देखो जरा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो कॉमन है, डिफरेंस सिर्फ, तो ये क्या हुआ, यूजेज वेरिएंस। जिस तरह हमने प्राइस वेरिएंस के फार्मूले को चेक किया, यूजेज वेरिएंस का फार्मूला भी ऐसे एडजस्ट होता है भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस इक्वेशन को ओपन अप करो तो एक होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और दूसरी होगी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो देख लो यही बातें यहां पे आ रही हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है वो ये जा रही है, और जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है वो ये जा रही है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपका यूजेज वेरिएंस होता है। वही कहानी, अगर यूजेज वेरिएंस एडवर्स है तो डेबिट कर दो, अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट कर दो, जिस तरह प्राइस वेरिएंस की कहानी थी। हम एक काम करते हैं, अभी हमने आखिरी कौन सी इलस्ट्रेशन की है, इलस्ट्रेशन 4 की है, हम उसके लिए ये एंट्रीज हम इसकी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 हमने जो की थी, 4 की थी, 3 की थी, ये 3 मेरे सामने क्यों लिखा है, ये 4 है, ये 4 है, इलस्ट्रेशन 4 है। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जनाब। इलस्ट्रेशन 4 को हम उसमें जो वेरिएंसेस हमने किए हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 में क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज डिफरेंट है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 के वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस। पहली प्राइस वेरिएंस हमारा रिकॉर्ड होगा कब, एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 में कंपनी की पॉलिसी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इलस्ट्रेशन 4 में प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम पहला केस वही डिस्कस कर रहे हैं,
कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने अभी जो एंट्री डिस्कस की है प्राइस वेरिएंस की, हमने कहा जी पहले आपने करना है डेबिट, वो तक करना है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, और आपने करना है क्रेडिट पेबल्स को। पेबल्स को क्रेडिट तो सीधी सी बात है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस पे किया जाएगा, लेकिन हमने कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डेबिट करना है वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पे करना है। तो जनाब जरा बताइए इलस्ट्रेशन 4 के मुताबिक एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस क्या है? 196,000। ये इलस्ट्रेशन 4 में 70,000 केजी खरीदा गया था, 70,000 केजी खरीदा गया था 1,96,000 का। तो ये जनाब मेरी एक्चुअल क्वांटिटी की एक्चुअल कीमत है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मेरा 1,96,000 है। और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी 70,000 है और स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी? 3। तो जनाब यहां पे डालेंगे हम 2,10,000, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस हमारा क्या आया था यहां पे जनाब? प्राइस वेरिएंस हमारा ये पड़ा जी 14,000 फेवरेबल। तो फेवरेबल वेरिएंस क्रेडिट होता है, प्राइस वेरिएंस 14,000 क्रेडिट। लीजिए जी हमारी डेबिट क्रेडिट बराबर होगी साइड है, ये हमारी जनरल एंट्री 2,10,000 पे टैली होगी। ये हमारी प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग है इलस्ट्रेशन 4 में। इलस्ट्रेशन 4 में प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ मटेरियल परचेज की जाएगी। हम मटेरियल जब परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री डेबिट करनी है, पेएबल क्रेडिट करना है। पेएबल क्रेडिट होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट हमने पे करनी है सप्लायर को, पेएबल ने तो उसी से क्रेडिट होना है। लेकिन इन्वेंट्री ने डेबिट होना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है। मैं फिर बता दूं, हम वेरिएंसेस जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये रॉ मटेरियल के रेफरेंस से है, और हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उन्होंने स्टैंडर्ड पे ही रिकॉर्ड होना है। दोबारा सुन लो, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में वर्क इन प्रोसेस भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, फिनिश गुड भी वर्किंग स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। रॉ मटेरियल की रिकॉर्डिंग पे क्वेश्चन मार्क है कि अभी रॉ मटेरियल कंपनी चाहे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे भी कर ले, रॉ मटेरियल कंपनी चाहे तो एक्चुअल कॉस्ट भी कर ले। और हम ये जो प्राइस वेरिएंस यूजेज वेरिएंस निकालते हैं ये रॉ मटेरियल के होते हैं, क्योंकि हम प्राइस पे करते हैं रॉ मटेरियल की, हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल। ये फिनिश गुड्स के वर्क इन प्रोसेस के वेरिएंसेस नहीं है, ख्याल रखना है भाई। तो जनाब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे रिकॉर्ड हुआ रॉ मटेरियल परचेज। पेएबल ने तो एक्चुअल प्राइस पे ही क्रेडिट होना है, सप्लायर को तो हमने जो कीमतों से एग्री की वही पे करनी है। डिफरेंस प्राइस वेरिएंस है, एडवर्स होता तो डेबिट कर देते, फेवरेबल है तो क्रेडिट हो गया, एंट्री पूरी होगी। फिर यूजेज वेरिएंस आता है। यूजेज वेरिएंस रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस। जब मटेरियल आप इशू करते हो या एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस कह लो, यूजेज कह लो, वहां पे यूजेज वेरिएंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और यूजेज वेरिएंस की एंट्री वर्क इन प्रोसेस ने डेबिट होना है, मटेरियल यूजेज पे जो एंट्री डलती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। वर्क इन प्रोसेस ने डेबिट होने हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। वर्क इन प्रोसेस हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से डेबिट होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इधर हम वेरिएंस यूजेज कैलकुलेशन में आए तो ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये मेरी स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 50,000 इंटू 3, 1,50,000 यहां डेबिट हो जाना है। और क्रेडिट एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि वेरिएंस हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से तो एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगी ना, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि भाई ख्याल कीजिएगा मेरी इन्वेंट्री एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पे मेंटेन हो रही है। जो परचेज की इन्वेंट्री में डेबिट की, जो इस्तेमाल की वो इन्वेंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, प्राइस तो स्टैंडर्ड ही है, जिस प्राइस पे इन्वेंट्री डाली थी अकाउंट में उसी प्राइस पे इन्वेंट्री मैंने निकालनी है। तो जनाब मैंने
60,000 kg इन्वेंट्री इस्तेमाल कर ली और प्राइस मेरी 3 थी, 180,000 यहां पे क्रेडिट हो गया। अब जनाब यहां पे इनका जो डिफरेंस है वो मेरा यूजेज वेरिएंस है और वो 30,000 है, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया हुआ है, यहाँ ये आ रहा है, मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस मेरा एडवर्स है, डेबिट आएगा 30,000। लीजिए जी, मेरी एंट्री कंप्लीट होगी, 1,80,000 पे बैलेंस होगी एंट्री हमारी। ये हमने इलस्ट्रेशन 4 में कंपनी की जो पॉलिसी थी कि जो प्राइस वेरिएंस हो एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड किया जाए, उसके हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग देखी। प्राइस वेरिएंस हम क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड करते हैं और वह एट द टाइम ऑफ परचेज ही रिकॉर्ड हो जाता है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड करना है और वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही रिकॉर्ड कर लेना है। यूजेज वेरिएंस तो हमेशा एट द टाइम ऑफ यूजेज ही रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा। प्राइस वेरिएंस इस केस में परचेज रिकॉर्ड करते हुए साथ ही रिकॉर्ड हो जाएगा। यूजेज वेरिएंस इस केस में इशुएंस के वक्त रिकॉर्ड होगा। जब मटेरियल इशू करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट होना है, उसी वक्त हम यूजेज वेरिएंस की एंट्री भी साथ रिकॉर्ड किया करेंगे। एडवर्स है तो डेबिट, फेवरेबल है तो क्रेडिट। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये हमने अकाउंटिंग एंट्री देखी केस इसके मुताबिक, लेकिन अगर कंपनी की वैल्यूएशन पॉलिसी है एक्चुअल कॉस्ट पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी है कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड होगा फिर किस क्वांटिटी पे? क्वांटिटी यूज के ऊपर। प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड होगा क्वांटिटी यूज के। अच्छा, अब यहां पे यूजेज वेरिएंस तो होता ही यूजेज के वक्त है ना, तो जब प्राइस वेरिएंस भी क्वांटिटी यूज पे रिकॉर्ड होना है तो वो रिकॉर्डिंग यूजेज के वक्त ही की जाती है। यहां पे हमने प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करना था क्वांटिटी परचेज के ऊपर, तो एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरा केस हम बात कर रहे हैं प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करना है क्वांटिटी यूज के ऊपर, तो प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ यूजेज ही रिकॉर्ड किया जाता है, फिर परचेज के ऊपर कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये देख लीजिए इसकी एंट्री, जब मटेरियल परचेज होगा स्टैंडर्ड एंट्री है डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट पेबल, कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है? इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट, तो इन्वेंट्री डेबिट होगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे लेनी है भाई। तो ये आपने इन्वेंट्री डेबिट की एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से, और यही सप्लायर को पेएबल है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ परचेज। हाँ, जब इशू करने जाओगे डेबिट होना है वर्क इन प्रोसेस से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से, क्रेडिट होने हैं मटेरियल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ने एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, क्योंकि हम इन्वेंट्री एक्चुअल क्वांटिटी पे मेंटेन कर रहे हैं, एक्चुअल प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं। डेबिट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस है, तो क्रेडिट भी यही होना है। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क, क्वांटिटी का भी फर्क है, प्राइस का भी फर्क है, मतलब इन दो की वैल्यूज, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है? वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंस, जिसके दो हिस्से होते हैं, प्राइस वेरिएंस एंड, तो भाई जो अगर जो वेरिएंस प्राइस या यूजेज में से जो एडवर्स है वो डेबिट हो जाएगा, प्राइस यूजेज में से जो फेवरेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब एट द टाइम ऑफ परचेज को वेरिएंस रिकॉर्ड होना ही नहीं है, यूजेज के टाइम पे जब ये एंट्री डाल रही है तभी वेरिएंस रिकॉर्ड होना है। एक एक्टिविटी कीजिए, इलस्ट्रेशन एग्जांपल 5 हमारे पास है, एग्जांपल 5 हमारे पास है, इसमें हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं और इनकी एंट्री बनानी है भाई। तो ये जरा मुझे करके दिखाइए, ये डाटा आप किताब पे ना जाइए, बोर्ड पे आ जाइए, ये डाटा आपके सामने है, इस डाटा को लेके मुझे वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दीजिए और उसकी एक एंट्री है वो रिकॉर्ड करके दीजिए। ये एग्जांपल 5 का डाटा आ रहा है आपके सामने।
अच्छा, आप एक बेटा ये क्वांटिटी परचेज यूज अलग वाला केस है, सिंगल वाला केस नहीं है, ये अलग वाला केस है, ठीक है। 2 एंट्रियाँ बनेंगी, प्राइस वेरिएंस आपका एट द टाइम ऑफ परचेज आएगा और यूजेज वेरिएंस एट द टाइम ऑफ यूजेज आएगा, क्योंकि कंपनी ने क्वांटिटी परचेज हमें अलहदा दी हुई है और क्वांटिटी यूज हमें अलहदा दी हुई है, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन चलेगी। तो प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग अलहदा है, यूजेज वेरिएंस की रिकॉर्डिंग अलहदा है। जो एक्टिविटी हमने अभी की है इलस्ट्रेशन 4 की, इसी तरह आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं और फिर इनको रिकॉर्ड करना है। पहले केस में जो हम अभी देख रहे हैं, इसको पार्ट ए में अगर देख रहे हैं तो उसने कहा जी अज्यूमिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्वांटिटी परचेज, इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और इनकी एंट्री बनाइए। अब हमें यहाँ पे टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे सिर्फ प्राइस और यूजेज वेरिएंस चाहिए। तो पार्ट ए में एग्जाम्पल 5 के पार्ट ए में मुझसे कहा गया है प्राइस वेरिएंस आप क्वांटिटी परचेज पे कैलकुलेट करें। तो बताइए प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है जी आपका? जी बेटा, फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। और यूजेज वेरिएंस क्या आ रहा है? प्राइस वेरिएंस आपका प्राइस का डिफरेंस लिया जाएगा। क्या है प्राइस का डिफरेंस? एक्चुअल प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस 8 है, एक्चुअल प्राइस 7.8 है, क्वांटिटी परचेज 50,000 है, यहाँ से आपने कहा 10,000 और ये फेवरेबल है। यूजेज वेरिएंस आपने एक्चुअल यूज़ किया 43,800, स्टैंडर्ड यूजेज कितनी है? स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है भाई आपकी? जी कितनी जी? 200 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 8, वेरियंस कितना आया? 4800। फेवरेबल एडवर्स? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर एडवर्स। ये जी हमारे वेरियंसेस आ गए। अब हमने प्राइस वेरियंस को रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ परचेज। डेबिट होगी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल या पाइप्स, इस केस में पाइप्स हैं तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पाइप्स डेबिट होगा और पेबल ने होना क्रेडिट। और प्राइस वेरियंस हमारा फेवरेबल है तो ये जनाब प्राइस वेरियंस यहां पे आ जाएगा क्रेडिट। प्राइस वेरियंस 10,000 से क्रेडिट होना है।
इन्वेंट्री ने डेबिट होना है क्वांटिटी परचेज। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी है? 50,000 और स्टैंडर्ड प्राइस 8, कितना बना? 4 लाख। और सप्लायर को आपने क्रेडिट देना है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस 7.8, 3,90,000। लीजिए जी, ये आपकी परचेज के टाइम पे एंट्री रिकॉर्ड होगी। फिर आपने इश्यूएंस करनी है। इश्यूएंस के पर वर्किंग प्रोसेस डेबिट होता है और इन्वेंट्री जो पाइप्स की है वो क्रेडिट होगी। वर्किंग प्रोसेस हमेशा डेबिट होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी ये पड़ी है जी 43,200 और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 8 है। कितना डेबिट हुआ वर्किंग प्रोसेस? 345,600। और इन्वेंट्री ने आपका क्रेडिट होना है एक्चुअल क्वांटिटी। इन्वेंट्री ने आपका क्रेडिट होना है, जैसे हमने सीखा था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। एक्चुअल क्वांटिटी थी 43,800 और स्टैंडर्ड प्राइस 8, 35,0400। और यूजेज वेरिएंस आपका है एडवर्स। एडवर्स वेरिएंस डेबिट होता है 4,800। ये आपका यूजेज वेरिएंस यहां पे आ गया जनाब। ये प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग है और ये आपकी यूजेज वेरिएंस की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, पार्ट बी भी इसका हमें दिया गया है। उसमें कहा गया अगर कंपनी की पॉलिसी बदल जाए, अगर कंपनी की पॉलिसी हो जाए प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी यूज पे मेजर करना है, प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी यूज पे मेजर करना है, तो हमारी ये कैलकुलेशन प्राइस वेरिएंस की चेंज हो जाएगी। 8 - 7.8 इंटू क्वांटिटी यूज 43,800। कितना बनेगा प्राइस वेरिएंस? 8760 एंड इट विल बी स्टिल फेवरेबल। यूजेज वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता। पॉलिसी बदलने से प्राइस वेरिएंस सिर्फ बदलता है, यूजेज वेरिएंस सेम रहेगा। ये प्राइस वेरिएंस हमारा रिवाइज हो गया, यूजेज वेरिएंस हमारा सेम रहेगा। और रिकॉर्डिंग अब सिर्फ एक दफा की जाएगी एट द टाइम ऑफ यूजेज। एट द टाइम ऑफ यूजेज इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राइस और यूजेज वेरिएंस दोनों एट द टाइम ऑफ यूजेज रिकॉर्ड किए जाएंगे। डेबिट वर्क इन प्रोसेस ने होना है, एक वेरिएंस, दो वेरिएंस, और क्रेडिट इन्वेंट्री पाइप ने होना है। वेरिएंसेस हमें पता है, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है तो जनाब प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, क्रेडिट होगा। यूजेज वेरिएंस एडवर्स है, डेबिट होगा। वेरिएंस हम पहले रिकॉर्ड कर देते हैं जो हमारे पास है। यूजेज वेरिएंस 4800, प्राइस वेरिएंस 8760, रिकॉर्ड हो गया। इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है इस केस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू एक्चुअल प्राइस से, और वर्किंग प्रोसेस में डेबिट होना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ये आ रही है हमारे पास। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3,45,600 और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 43,800 इंटू 7.8 हमारी एक्चुअल प्राइस है 34,640। लीजिए जी, डेबिट क्रेडिट मैच करके देख लीजिए, पूरा होना चाहिए आपका। प्राइस और यूजेज वेरिएंस एक ही वक्त में रिकॉर्ड होंगे और वो एट द टाइम ऑफ यूजेज रिकॉर्ड होंगे। यही इलस्ट्रेशन 5 आपकी दोनों केसेस को रिवाइज कर देती है। मैंने आपको पहले इलस्ट्रेशन 4 सिखा दी थी, वहां से एक मेथड सिखा दिया था, और इलस्ट्रेशन 5 में वो मेथड रिवाइज हो गया और दूसरा मेथड जो है वो भी यहां पे कवर हो गया। तो ये इलस्ट्रेशन 5 ही अगर आप एक दफा देख लेंगे
तो रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस का कोई एस्पेक्ट रह नहीं जाता, बल्कि इसमें तो मटेरियल की वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के भी सारे एस्पेक्ट पूरे हो जाते हैं। ये एग्जांपल 5 जो है इसमें सारे एस्पेक्ट हमारे कैलकुलेशन के, रिकॉर्डिंग के दोनों कवर हो रहे हैं मटेरियल के रेफरेंस से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस में हमने 3 सेट ऑफ फार्मूलाज पढ़ने हैं। इस वक्त सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है जिसमें नो आइडल टाइम, दूसरा सेट ऑफ फार्मूलाज आएगा जिसमें आइडल टाइम होगा बट अनप्लैंड आइडल टाइम, और तीसरा सेट ऑफ फार्मूलाज हमें मिलेंगे जिसमें हमारे पास आइडल टाइम होगा बट प्लैंड आइडल टाइम। ठीक है, तो लेबर के वेरिएंसेस के हमारे पास 3 सेट ऑफ फार्मूलाज आएंगे और हमें एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी सिनेरियो पे क्वेश्चन सेट हो सकता है। लेबर वेरिएंसेस किसी भी सिनेरियो पे आ सकते हैं, तो हमें तीनों को ही सीखना है। बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी एडजस्ट वेरिएशन से तीनों सेट सीख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक जो नो आइडल टाइम मतलब स्टैंडर्ड जो वेरिएंसेस हैं उसके हिसाब से हम बात करें तो इसमें और मटेरियल के जो वेरिएंसेस पड़े हैं ना उसमें कोई फर्क नहीं, सेम लॉजिक पे बने हुए फार्मूला। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, इनका डिफरेंस लें तो ये टोटल मटेरियल वेरिएंस आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज 2 हो सकती हैं, या रेट में ऊंच नीच या एफिशिएंसी टाइम में ऊंच नीच। रेट में ऊंच नीच है तो एचआर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, टाइम कम ज्यादा हुआ है तो इसके जिम्मेदार प्रोडक्शन वर्कर है, प्रोडक्शन टीम है। तो इसलिए हमने जिम्मेदारी किसकी है इस वेरिएंस के पीछे, हम कॉस्ट वेरिएंस को रेट और एफिशिएंसी में स्प्लिट करते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह मटेरियल का प्राइस वेरिएंस था इसका रेट वेरिएंस हो गया, मटेरियल का यूजेज था इसका एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, वही लॉजिक पे फार्मूला बने हुए हैं। रेट का डिफरेंस लो, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर, तो वहां पे क्या था, प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे रेट का डिफरेंस एक्चुअल आवर्स, और इधर आवर्स का डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट, उधर क्वांटिटी का डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस होता था। तो सेम लॉजिक जो हमने मटेरियल में पढ़ी थी, एग्जैक्टली उसी लॉजिक पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस का स्प्लिट हो जाता है रेट और एफिशिएंसी में। रेट वेरिएंस की जिम्मेदारी एचआर पे है, एफिशिएंसी वेरिएंस की जिम्मेदारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे है, फेवरेबल एडवर्स। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं, इनको देखते हैं जी। इसमें क्या है हमारे पास, इलस्ट्रेशन 5 है जी पहले। तो आइए इलस्ट्रेशन 5, फार्मूलाज की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू फार्मूलाज की भी रिवीजन हमारी होगी और हमें मेमोराइज करने में भी इनमें हेल्प मिलेगी। इलस्ट्रेशन 5 पे आइए पहले। ये इलस्ट्रेशन 5 हमारे सामने है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड सेबनलाइज इनटू लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। डाटा है इलस्ट्रेशन 5 में प्रोडक्ट 4, 5, 6 के बारे में, जिसकी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 1.5 घंटा लेबर के 12 रुपए के हिसाब से 18 रुपए पर यूनिट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर है और ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा हो गया। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Z456 वर मैन्युफैक्चर्ड विच टुक 2780 आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स आ गए। टू मेक एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 35,723, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें टोटल लेबर कॉस्ट और उसकी बाइफर्केशन इनटू रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस देखनी है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला हमने अभी पढ़ा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 2000 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 18 रुपीज पर यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट होगी और एक्चुअल लेबर कॉस्ट में गिवन है 35,723। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 36,000, एक्चुअल कॉस्ट है 35,723। तो वेरिएंस कितना आया 277। फेवरेबल एडवर्स, एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड से, तो दिस इज फेवरेबल। ठीक है जी, प्लस माइनस साइन नहीं लगता वेरिएंस में, मैं बार बार बता रहा हूं। हमने हमेशा
लॉजिकली चीज क्लियर करनी है। ये एक्चुअल खर्चा है जो हमें 2000 यूनिट बनाने पे लगा, और हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से 2000 यूनिट बनाने पे 36,000 लगना चाहिए था, तो 36,000 से कम लगा, फेवरेबल। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और मैंने कल जैसे मटेरियल में बताया था, हम स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ऐसे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 इंटू 1.5 इंटू स्टैंडर्ड रेट 12, तो सेम वही 36,000 की वैल्यू हम यहां से भी हासिल कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द लेबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, दोनों तरीके ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकली आपको पता होना चाहिए आप बात क्या कर रहे हो। तो लिए जनाब, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास आ गया। अब इसकी बाइफिकेशन लेबर रेट वेरिएंस में और एफिशिएंसी में करें, तो रेट वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस। मैं फिर रिमाइंड करा दूं, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट वेरिएंस है, रेट का डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आवर्स के साथ। तो एक्चुअल रेट मुझे क्वेश्चन में शायद अवेलेबल नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअल कॉस्ट पता है, मुझे एक्चुअल आवर्स पता है, तो यहां से मैं एक्चुअल रेट निकालूंगा 12.85। ये है जी हमारा एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, तो वेरिएंस कितना आया 2363। फेवरेबल एडवर्स, रेट वेरिएंस है, रेट को देख के फैसला कीजिए। स्टैंडर्ड 12 रुपए अलाउड थे, एक्चुअल लगा ज्यादा एडवर्स। स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्चा लग गया ना, स्टैंडर्ड से महंगी लेबर हायर कर ली, तो दिस इज एडवर्स। जी एनी क्वेश्चन? हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस मेजर किया और उसका एक हिस्सा रेट वेरिएंस उसको भी मेजर कर लिया। कोई बात बेटा समझ ना आए, किसी टर्म पे, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए हो, ऑलवेज आस्क। अच्छा जी, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 2780, स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किए नहीं, तो हम यहां पे कर लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स इंटू 1.5 आवर के हिसाब से 3000, और स्टैंडर्ड रेट है 12, तो वेरिएंस क्या आया 2640। एंड इज दिस फेवरेबल और एडवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स, हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से 2000 यूनिट बनाने में घंटे कितने लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स कितने लगे, एफिशिएंसी वेरिएंस आवर्स को देख के करते हैं, तो एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड से कम आवर्स लग गए, सो दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। और हम वेरीफाई कर सकते हैं इसका और इसका नेट कीजिए, 277 फेवरेबल आ रहा है। तो लीजिए जनाब, ये लेबर का कॉस्ट वेरिएंस और उसकी बाइफिकेशन इनटू रेट एंड एफिशिएंसी। जी एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने सॉल्व की, कोई सवाल? इलस्ट्रेशन 6 आपकी क्लास एक्टिविटी है, इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, उसका रेट और एफिशिएंसी में इसका ब्रेकअप बनाइए जरा। इलस्ट्रेशन 5 आपके सामने हुई भी है, इसी पैटर्न पे सॉल्व कीजिए।
जी इलस्ट्रेशन 6 में लेबर कॉस्ट वेरियंस कितना है? 9000। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। कभी भी वेरियंस साइन के बगैर ना बोलिए ना लिखिए। लेबर रेट वेरियंस क्या है जी? 18600। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। एंड एफिशिएंसी वेरियंस? 9600 एडवर्स। तमाम कैलकुलेशंस करके देख लीजिए बेटा, किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो पूछिए। मेक श्योर हर बच्चा ये कैलकुलेशन कर पाए ऑन इट्स ओन। किसी बच्चे को वेरिएंस की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इलस्ट्रेशन 7 आपकी होम असाइनमेंट में है। हम आते हैं दूसरे केस के ऊपर जिसमें अनप्लैंड आइडल टाइम का हमें सामना करना पड़े। प्लैंड आइडल टाइम, अनप्लैंड आइडल टाइम का डिफरेंस मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डिस्कशन के दौरान समझा चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का डाटा देते हुए आपको एग्जामिनर आइडल टाइम का जिक्र कर दे, स्टैंडर्ड कॉस्ट के डाटा में आइडल टाइम का जिक्र है, तो इसका मतलब आइडल टाइम प्लान्ड है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन में आइडल टाइम का जिक्र ना हो, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट का डाटा देते हुए वहां पे बताया जाए कि आइडल टाइम भी आ गया था, तो इसका मतलब दैट वाज अनप्लैन्ड, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो हम पहले डील करने जा रहे हैं आइडल टाइम जो अनप्लैन्ड आया। अब अनप्लैन्ड आइडल टाइम की सिचुएशन क्या होती है कि आपने लेबर को स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, लेबर से कहा जी काम शुरू करो, प्रोडक्शन शुरू करो। लेबर प्रोडक्शन करती जा रही है, लेकिन ड्यू टू वन रीजन और मोर प्रोडक्शन स्टॉपेजेस आए। पॉसिबल रीजन हो सकती हैं स्टॉक आउट हो जाना, रॉ मटेरियल स्टॉक आउट हो गए, प्रोडक्शन रुक गई। पॉसिबल रीजन हो सकती है प्लांट का ब्रेकडाउन। पॉसिबल रीजन हो सकती है पावर का फेलियर। प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, टाइमली रिपेयर नहीं हुआ था, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, टाइम लग गया, लेबर को 2 घंटे वेट करना पड़ा। पावर ब्रेकडाउन आया, जनरेटर तैयार नहीं था, पेट्रोल डीजल खत्म था उसमें, डीजल अरेंज करने में 2 घंटे लग गए, ब्रेकडाउन आ गया, लेबर आइडल बैठी रही। तो हम इसको कहेंगे ये अनप्लैन्ड आइडल टाइम था, जो किसी और डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन रुकी और लेबर फारिग बैठी रही और लेबर को हमें तनख्वाह देनी पड़ी। अब जब लेबर फारिग बैठी रही है किसी और डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से, और हम नोट कर रहे हैं कि एक्चुअल आवर्स पेड कुछ और हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड कुछ और हैं, ऐसा ही हो ना आइडल टाइम में कि तनख्वाह दी एक दिन में 10 घंटे की, वर्कर ने काम किया उस दिन 8 घंटे। तो पॉइंट जो यहां पे आता है कि जब लेबर का आइडल टाइम आ जाए और हम लेबर के पेड आवर के ऊपर उसका एफिशिएंसी वेरियस मेजर करेंगे तो ये अनफेयर हो जाएगा कि हम वर्कर के कहेंगे तुमने भी दिन में 10 घंटे लगा के यूनिट बनाए हैं, वो कहेगा भी मैंने 10 घंटे कहां लगाए, 2 घंटे तो मैं फारिग बैठा रहा हूं, उनको तो ना गिनो, विच इज फेयर।
कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए जो लेबर का आइडल टाइम है वो एफिशिएंसी वेरिएंस में शामिल नहीं होना चाहिए। वो आइडल टाइम लेबर ने टाइम ज़ाया नहीं किया, वो किसी और डिपार्टमेंट ने टाइम ज़ाया किया। तो अगर मैं लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस में वो 2 घंटे शामिल कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं लेबर को 2 घंटे का जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। जबकि अगर स्टॉक आउट होने की वजह से लेबर फारिग बैठी रही है तो उसका जिम्मेदार या प्रोक्योरमेंट वाले हैं या स्टोर वाला है, या स्टोर ने टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी या प्रोक्योरमेंट ने टाइम पे ऑर्डर नहीं भेजा आगे। वर्कर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसी तरह अगर प्लांट ब्रेकडाउन की वजह से वर्कर फारिग बैठा रहा है तो इसमें कसूर मेंटेनेंस वालों का है, उन्होंने टाइमली मेंटेनेंस नहीं की, प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, वर्कर का कोई कसूर नहीं। तो जनाब यहां से फिर नीड अराइज होती है कि फिर हमें एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। वर्कर को हमने जो तनख्वाह दी है और जो काम किया है, इनका डिफरेंस आइडल टाइम कहलाता है। आइडल टाइम वेरिएंस हम अलहदा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर वर्क्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। दिस विल ऑलवेज बी एडवर्स, क्योंकि अनप्लान्ड था ना, हमने तो सोचा नहीं था आइडल टाइम आएगा, और अगर आ गया तो कंपनी के नुकसान की बात है। क्यों आया भाई, किस वजह से आया? प्रोक्योरमेंट स्टॉक आउट करवा गई हमें। किस वजह से आया? प्लांट ब्रेकडाउन, पावर ब्रेकडाउन हुआ, जनरेटर की मेंटेनेंस नहीं की गई थी, वट एवर द रीजन वाज। आइडल टाइम वेरिएंस इज आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आवर्स पेड और आवर्स वर्क का डिफरेंस आइडल टाइम होता है ना, तो ये बेसिकली आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आपका आइडल टाइम वेरिएंस है, एंड इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस हम आवर्स वर्क की बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। पिछले सेट में हमें पेड और वर्क को फर्क नहीं करना पड़ा था क्योंकि आइडल टाइम था ही, तो वहां पे एक्चुअल आवर्स की बात करते थे हम, लेकिन यहां पे अब हमें एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर पेड में फर्क करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस को आइडल टाइम वेरिएंस में ले जाओ, और एफिशिएंसी वेरिएंस का नाम थोड़ा सा हम बदल देते हैं, ना भी बदलो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक कह लो डिफरेंशिएट करने के लिए अक्सर किताबों में इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लिख दिया जाता है, बट अदरवाइज दिस इज एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये आइडल टाइम वेरिएंस है। इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कह दिया जाता है जब आइडल टाइम साथ कैलकुलेशन शामिल हो जाए, ना भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब हमने कहा जी अब हम स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में, लेकिन अब हम एक्चुअल आवर्स वर्क यहां पे लेंगे क्योंकि वर्कर की एफिशिएंसी तो इस पे गेज होनी चाहिए, वर्कर की एफिशिएंसी इन आवर्स पे मेजर नहीं होनी चाहिए। तो जनाब ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस का मामला है। और रेट वेरिएंस हम पेड पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रेट वेरिएंस किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है? एचआर। एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आवर्स हायर्ड। टोटल जितने आवर्स हायर किए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर पे है। तो एचआर का जो वेरिएंस है, रेट वेरिएंस, वो आवर्स पेड पे मेजर किया जाएगा, क्योंकि एचआर का काम आवर्स हायर करना है, काम हो या ना हो ये इसका काम नहीं है। इसने तो बंदे हायर करके टीम के हवाले कर देनी है, टीम उनसे काम करवा पाए या ना करवा पाए उसमें एचआर का रोल नहीं है। ठीक है, तो एचआर की परफॉर्मेंस आवर्स हायर्ड के ऊपर, जो टोटल पेड आवर्स उन पे मेजर की जाती है। सो एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच वी इनकर्ड, आवर्स पेड पे मेजर होगी। रेट वेरिएंस, रेट का डिफरेंस आवर्स पेड से मल्टीप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस, आवर्स का डिफरेंस लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस के 1 2 3 हिस्से होते हैं इस केस में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस केस में 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है जब आइडल टाइम आ जाए अनप्लैंड वाला। तो इसकी हमारे पास 2 एक्टिविटीज हैं, इनको परफॉर्म करते हैं। इलस्ट्रेशन 8, फार्मूलाज आपके सामने रहने चाहिए, इन फार्मूलाज को सामने रख के हम अप्लाई करेंगे इलस्ट्रेशन 8 पे। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड सब एनालाइज इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। ये 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं जी। डाटा क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर जे लिमिटेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ऑफ 1 यूनिट, लेबर कॉस्ट 2 आवर्स 50 रुपीज पर आवर, और ये 100 रुपीज पर यूनिट बन गए। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स पेड 1600 घंटे, एक्चुअल आवर्स वर्कड 1400 घंटे, एक्चुअल वेजेस फॉर 1600 घंटे एट द रेट ऑफ 55 रुपए के हिसाब से पे की गई। लीजिए जी, हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं और उसके फिर 3 हिस्से करने हैं, रेट, एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम।
तो मेरे पास यहीं पे जगह अवेलेबल है, अगर मैं इसी को यूज करूं। सबसे पहले मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहां पे मेजर करूं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखिएगा जरा, ये है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये है हमारी एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 100 इंटू 1000, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगी। और इसका डिफरेंस लेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट से, तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है भाई 1600 घंटे इंटू 55। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी है 100,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 88,000। सो वेरिएंस आया हमारा 12,000। इज इट फेवरेबल और एडवर्स? दिस इज फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है। एक्चुअल कॉस्ट कम, फेवरेबल वेरिएंस। अब हम इसकी बाइफर्केशन करते हैं, जिसमें पहले हम रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। रेट वेरिएंस में हमें एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस लेना है। ये है जी हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर और ये है हमारे पास एक्चुअल रेट पर आवर। तो हम लेंगे एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स पेड से, एक्चुअल आवर्स पेड से 1600। तो जनाब वेरिएंस कितना आया 8000। फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स, क्योंकि हमने एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा पे कर दिया। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। इसके बाद हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कह लीजिए या एफिशिएंसी कह लीजिए, एक ही बात है। एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड 1400 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट और ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 2 घंटे पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट बनाने में 2000 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट 50। तो वेरिएंस कितना आया 30,000। फेवरेबल एडवर्स? ये एक्चुअल आवर्स हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। एक्चुअल आवर्स हमारे स्टैंडर्ड से कम लगे। हमारा स्टैंडर्ड कार था 2000 घंटे में यूनिट बनने चाहिए, हमने 1400 घंटों में बना लिए। हमने कम टाइम में प्रोडक्शन की है, सो एफिशिएंसी वेरिएंस इज फेवरेबल। और आखिरी हिस्सा इसका आइडल टाइम वेरिएंस, विच इज आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड। ये हमारा आइडल टाइम आ जाता है इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारा आइडल टाइम वेरिएंस आता है। दिस इज ऑलवेज एडवर्स, इसमें हमने सोचना ही नहीं है भाई। कितना आ रहा है 10,000 एंड दिस इज एडवर्स। अब आप यहां से मैच करना चाहो तो कर सकते हो। इन तीन का सम आपका इससे मिलना चाहिए, चेक कर लीजिए जी। लेबर टोटल कॉस्ट वेरिएंस और उसकी बाइफर्केशन इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आखिरी कौन सा था आइडल टाइम। जी एनी क्वेश्चन? फार्मूलाज, जब वेरिएंसेस के सवाल करो फार्मूलाज की किताब अपने सामने खोल के रखो, फार्मूलाज को पढ़ो और उसके मुताबिक एक एक वैल्यू फीड करके चलिए। कॉन्सेप्चुअली भी समझिए और कैलकुलेशन को फार्मूलाज के मुताबिक हल करने की आदत डालिए। इस तरह आपको फार्मूलाज भी बार बार देखने से याद होते जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है वेरिएंसेस के एनालिसिस में परफॉर्म करने के लिए, कि फार्मूलाज को अच्छी तरह आपने मेमोराइज किया हो समझ के। और उसमें मैं बताता जा रहा हूं, मेमोराइज आपने करने हैं एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, जिस तरह मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट रिमेंबर रेट का डिफरेंस लेना है, यू मस्ट रिमेंबर आवर्स का डिफरेंस लेना है। ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 9 क्लास एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए। सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करें, उसकी बाइफर्केशन इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। आइडल टाइम वेरिएंस, आई रिपीट अगेन, इट विल ऑलवेज बी एडवर्स in this case because idle time variance was never planned.
हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और अगर आ गया तो कंपनी का नुकसान हुआ है। जी जनाब, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? 277 फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल। और रेट वेरिएंस 2363 फेवरेबल एडवर्स एडवर्स। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी 2640 फेवरेबल। एंड आइडल टाइम 2160 एडवर्स। और यहाँ से टोटल लेके मैच कर लीजिएगा भाई। इन तीन का सम 277 फेवरेबल आना चाहिए। हो गया मैच? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस गलत आ रहा है। कितना आंसर है? 4800 है। 4800 फेवरेबल। जी बेटा देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछिए। जी एनी क्वेश्चन?
हाँ जी जनाब, हो गया जी काम? गुड। तो ये तो जी बड़े खैर सारे वेरिएंसेस का टॉपिक ओवरऑल ही आसान ही रहता है, तो ये तो उसमें आसान में भी आसान तरीन वाले थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो थर्ड सेट है वेरिएंसेस का लेबर के, उसकी तरफ, जिसमें प्लान्ड आइडल टाइम आता है। मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट करते हुए ही ये सोचा था कि आपका कुछ आइडल टाइम आएगा। काम तो वही है, आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के 3 हिस्से करने हैं, लेबर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम। लेकिन यहां पे अब जो पॉइंट पहला आता है कि यहां पे आइडल टाइम प्लान्ड था, तो आइडल टाइम अगर आपका एक्चुअल प्लान से ज्यादा हो गया तो एडवर्स होगा, और प्लान से कम हो गया तो फेवरेबल हो जाएगा। पीछे तो आइडल टाइम प्लान्ड ही नहीं था, तो आना एडवर्स था। लेकिन यहां पे हमने सोचा था आइडल टाइम आएगा, तो अब हमारा ख्याल था आइडल टाइम आएगा, हमारा नुकसान कुछ होगा, लेकिन नुकसान प्लान से कम हो जाना फेवरेबल है। हम इस चीज को समझते हैं, पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। तो इसमें एक्सेस आइडल टाइम में हमें फेवरेबल रिवर्स दोनों मिल सकते हैं। रेट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस पहले देख लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसमें तो कोई मसला नहीं है। रेट वेरिएंस सेम फार्मूला, रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सेम फार्मूला। अच्छा यहां पे बस एक फर्क रखना है कि चूंकि हम एक्चुअल आवर्स वर्क लेते हैं तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स लेने हैं, क्योंकि आपको कहा ना कि प्लानिंग में ही आइडल टाइम शामिल है कि भाई इतने टाइम की तनख्वाह देंगे, इतना काम होगा, इतना आइडल जाएगा। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम इस तरह दिया जाएगा कि भाई इतनी घंटे काम होगा और इतने घंटे आइडल टाइम जाया करेगा। तो वर्किंग आवर्स और आइडल टाइम आवर्स हमें स्टैंडर्ड में बताए जाएंगे। तो हमने ख्याल रखना है एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए जब हम एक्चुअल आवर्स वर्क ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स भी हमने वर्किंग लेने हैं। यहां पे थोड़ा सा आप कह ली कि ये W यहां पे ऐड कर दिया गया इस फार्मूला में, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं लिखा गया, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर लिख दिया गया। और एक्सेस आइडल टाइम कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम का डिफरेंस, कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आइडल टाइम कितना आना चाहिए था, एक्चुअल आइडल टाइम कितना आया, उसका डिफरेंस लेके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करें। अगर एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो एडवर्स, और अगर एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से कम है तो फेवरेबल। लॉजिकल फैसला आगे। ठीक है जी, ये हमारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो कि बार बार देखते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाएंगे।